बाद पता नहीं हालात ऐसे हो गए कि मैं गाने लग गई। गाना नहीं चाहती थी फिर भी गाने लग गई। पता नहीं नसीब क्या चीज़ है, कुछ पता नहीं, अब हमको नहीं पता होता। फिर मैं गाने लग गई, फिर गाती गई। और आज तक गा रही हैं आप? जी हाँ, आज तक गा रही हूँ। बीच में बहुत बार सोचा कि अभी छोड़ दूँ, अभी बच्चे हो गए हैं तो छोड़ दूँ, फिर नहीं, तकदीर ही ऐसा झटका मारती थी कि गाना ही पड़ता था। तो इतना नजदीक कैसे लूँ मैं, मुंह में डालूँ क्या? जरा आवाज बड़ी करिएगा। कैन वी थोड़ा सा, अगर आप ऐसे पकड़ें तो शायद बेटर रहेगा। अगर थोड़ा सा, कैन वी जस्ट इंक्रीज द ऑडियो प्लीज फॉर आशा जी's माइक एज मच एज पॉसिबल? हाँ जी, ठीक है। हाँ अभी बिल्कुल, ठीक। बढ़िया। तो फिर से गाने लग गई, फिर से गाने लग गई और गाती रही हूँ और गाती रहूँगी। गाती रही हैं और गाती रहेंगी। और आज जब हम बात कर रहे थे, आप अब दुबई जाएंगी, अपना जो 90th बर्थडे है वो आप सेलिब्रेट करेंगी एक शो के ज़रिए, और ये 3 घंटे का शो होगा और आप गाने वाले ना ही सिर्फ अपने गाने, पर आपके जो फेवरेट सॉन्ग्स है जो आपने नहीं दर्शाए हैं, आपने नहीं गाए, वो भी आप गाएंगी। सो ट्रिब्यूट टू द स्टार्स, ट्रिब्यूट टू द परफॉर्मर्स ऑफ all of these years that you've been performing. तो ये आपने कैसे सोचा कि मैं अब तक परफॉर्म करूंगी और अपने 90th बर्थडे को इस तरह सेलिब्रेट करूंगी? हर नामवर आदमी के पीछे कोई ना कोई होता है। जैसे लोग कहते हैं कि मेरी बीवी मेरा क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन देती है जी। हाँ, और वैसे मेरा बेटा है जो मेरा बैकबोन है, वो मुझे खड़ा रखता है। नहीं तो मैं कभी का मतलब वो हो जाती थी, नर्वस हो जाती, कभी कुछ होते, वो होने नहीं देता है। और ये जो शो है वो उसी का बनाया हुआ है कि उसकी माँ, उसको मैं इतनी प्रिय हूँ कि उसने बोला 90th बर्थडे कोई गाता नहीं है इस उम्र में, और तुम गा रही हो अभी तक, तो मैं ज़ोरदार शो करूँगा, लाइक ब्रॉडवे। Like Broadway. Yeah. And that is the tribute that her son, who's here with us, ladies and gentlemen, a big round of applause to him as well. Thank you so much for giving all of us an opportunity to basically see her in action, in live action once again. आशा जी, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी, मैंने आपका एक पुराना इंटरव्यू देखा था, ये 1991 की बात है, और 1991 में आपसे जब पूछा गया था कि आप कैसे देखती हैं अपने सफ़र को, और आपने कहा था मैं जैसे बिल्डिंग की 7वीं मंजिल होती है उस पे बैठ के देखती हूँ कि एक डिस्पैशनेट ऑब्जर्वर की तरह देखती हूँ कि मेरा किस प्रकार का सफ़र रहा है। आज 90 इयर्स ऑन, आप किस प्रकार से अपने जर्नी और अपने सफ़र को देखती हैं? असल में देखा जाए तो ये भी हो सकता है कि आदमी कुड़ जाए कि कितना मैंने दुख सहा है, कितना मैंने कुछ किया है, ये वो नहीं करके मुझे ऐसा लगता है कि वाह, इतना कुछ पार करके मैं आई हूँ, आज इतना पार करके आई हूँ कि किसी औरत के लिए नारी शक्ति है, शिव है, शक्ति नहीं है तो शिव भी नहीं है, वो शव हो जाता है। तो शक्ति जो है वो हर औरत में है, हर औरत उसको पहचानती नहीं है। अगर वो अपनी शक्ति जान जाए तो वो बहुत काम कर सकती है। मैं आपको बताती हूँ कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इतने साल मैं सब मेरा कारोबार चला रही हूँ, मतलब बच्चे बड़े होने तक। कितना मुश्किल है कि एक औरत, अकेली औरत, 3 बच्चों को बड़ा करना, उनको स्कूल भेजना, उनके लिए खाना पकाना, उनके कपड़े देखना, उनको क्या संस्कार देने हैं, क्या नहीं करना है, ये सब देखते हुए फिर दिन रात काम करना है, रिकॉर्डिंग जाना है 10 बजे, रात के 2 बजे आना है। ऐसे मैंने लाइफ झेली है। फिर उसमें भी लोगों के, आपको जानती हैं, ताने वाने सुनना,
उसको भी हंस के मज़ा लेके ताने सुनना करना, और जैसे इग्नोर करना दुनिया को, ऐसे इग्नोर किया मैंने और मैंने अपना काम करती गई। आपने जो कहा है कि दुनिया वाले तो बोलते रहेंगे, दुनिया का काम है बोलना, लेकिन आपने इग्नोर किया और आपको जो करना था वो आपने किया। आपने शक्ति की बात की और कहा कि सब नारियों में ये शक्ति होती है, पहचानने की थोड़ी बहुत देरी लग जाती है। आपको कब पता चला? क्योंकि आपने कहा यू वर अ सिंगल मदर, आपने फाइनेंशियली अपना जो थे अपनी इंडिपेंडेंट थी काफ़ी बिगनिंग से, तो आपने ये जो शक्ति थी आपको कब ये महसूस हुआ कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ? काफ़ी लेट हुआ, मतलब 19-20 साल में ये मुझे लगा कि मैं, जब मुझे मतलब अलग हो गई, हो कर दिया, फिर उसके बाद मैं अकेली खड़ी थी सड़क पे और मैं सोच रही थी मैं अब कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। तो एक अपना गला ही अपने साथ है, तो फिर आगे काम चलाती रही और बच्चों को लेके कैसे मैंने क्या ज़मीन, कैसे फ्लैट लिया, क्या किया, काफ़ी लंबा मामला है, तो ये मैं छोड़ देती हूँ। लेकिन मैंने बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से बड़ा किया, क्योंकि मैं काम करती थी ही उनके लिए। मुझे अगर कोई पूछे कि तुम किस लिए काम करती हो, तो मैं बोलती थी मुझे पैसा चाहिए, क्योंकि मुझे बच्चों को बड़ा करना है, सिर्फ गाने से खाना नहीं मिलता है, तो मुझे पैसा चाहिए था, क्योंकि पैसा बिल्कुल नहीं था मेरे पास। तो पैसे के लिए मैंने काम किया, जो काम मिला वो करती गई। इस बेटे के बाप ने मुझसे कहा था कि दाने फेंकते जाओ, कभी ना कभी पेड़ आएगा ही आएगा, कोई ना कोई पेड़ आएगा, ये उन्होंने कहा था। और एक बात कही थी कि अगर खाना नमक के बगैर हो तो नमक के बगैर खा लेना, लेकिन पड़ोस में जाके नमक नहीं मांगना। तो ये दो चीज़ें मैंने संभाली। उन दो चीज़ों से मैंने किसी के सामने कभी भी हाथ नहीं फैलाया, काम के लिए भी नहीं हाथ फैलाया, और काम करती गई। बस मैं बोलती थी कि पैसा मिले चाहे नहीं मिले, मैं गाऊंगी ज़रूर, कोई ना कोई पेड़ ज़रूर आएगा। तो ऐसा ही हुआ, कोई ना कोई अचंभे से गाना चल पड़ा और फिर आशा भोसले सबको पता हो गई। बिल्कुल। और आशा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब हमने आपकी अभी फ़िल्म देखी और इतने सारे जो फ़िल्म स्टार्स हैं जिनकी आप आवाज़ बनी है, मधुबाला से लेके माधुरी दीक्षित तक, उर्मिला मातोंडकर से लेके ज़ीनत अमान तक, और इतना बड़ा आपने जो सफ़र तय किया है, लेकिन आपकी एक जो डिस्टिंक्ट क्वालिटी रही है, और काफ़ी कंपैरिजन्स भी होते रहे होंगे आपके और लता जी के बीच में, लेकिन आपने एक कॉन्शियस डिसीजन किया था कि वो उनका स्टाइल है, आपका स्टाइल अपना होना चाहिए। तो ये आपने कैसे अपने जहन में ये तय किया था और उस स्टाइल को फिर कैसे होन करती गई? क्योंकि इतने सारे किरदारों के लिए आपने आवाज़ दी है, इतनी सारी महिलाओं के लिए आपने आवाज़ दी है, तो वो प्रोसेस कैसा होता है कि अब मैं ज़ीनत अमान के लिए कैसा गाऊँ, माधुरी दीक्षित के लिए कैसा गाऊँ, मधुबाला के लिए कैसे गाऊँ? बचपन से हम बहनों की आवाज़ एक थी, तो मैं अगर उसके जैसा ही गाती तो मुझे कोई नहीं बुलाता। वो अगर बोलते कि जी लता है तो आशा का क्या काम है, आशा तो इतना अच्छा नहीं गाएगी लता जितना गाती है, ऐसे तो लोगों में होता ही है। तो हमारे में कहावत है कि नकटं व्हावं पण धाकटं होऊ नये, मतलब नकटा होना अच्छा है लेकिन छोटा होना, बहन छोटी बहन जो होती है ना उसको हमेशा छोटा गिना जाता है, तो ये हमेशा से हुआ है। तो मैंने अपनी स्टाइल बदल दी, कहा कि दीदी जैसा नहीं गाना है, दीदी जैसा उसको नकल नहीं करनी। आज बहुत नकलें होती हैं उनकी, तब से लेके नकल हो रही हैं, तो नकल होती है, असल होता है। तो मैंने अपना असल बनाना चाहती थी, मैं आशा भोसले अपना नाम कायम करना चाहती थी। तो इसलिए मैंने अलग अलग देशों के गाने सुने, अलग अलग इंग्लिश बोलते इटालियन, स्पेनिश, कोई भी मैंने ये संगीत छोड़ा नहीं, और मैंने सुनती गई और अपने आवाज़ को चेंज करती गई, अपनी भावनाओं को उनको देख के सोचती थी कि ये कैसे गा रही हैं, ये कैसे करना है। ऐसे करते करते फिल्मों में मैं वही
करने लग गई और लोगों को कहा ये बहुत अच्छा स्टाइल है, ऐसा कोई गाता ही नहीं है। और ये बहुत अच्छी बात हुई कि मेरे स्टाइल का गाना कोई भी नहीं गा सकता था उस वक्त, तो मुझे अच्छा लगता था। लोगों ने काफी ट्राई तो किया है लेकिन ट्राई तो सब करते हैं और उसमें कोई तकलीफ नहीं है। अगर कोई अच्छा कुछ करना चाहता है, अगर वो नकल भी करता है तो अच्छे के लिए करता है, मुझे इसमें